आधुनिक भारत में सामूहिक सक्रियकरण एवं राजनीतिकरण और द्वारा विशेषकर दलित जातियों ने गतिशीलता के क्षेत्र में अपना नाम दर्ज कराया। इसके उदाहरण के रूप में केरल के एझावा वर्ग के सामाजिक उत्थान को देखा जा सकता है। तो शिक्षा एवं औद्योगिकरण के बारे में समझेंगे। शिक्षा वह माध्यम है जिसके द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिक वर्ग में निरंतरता प्राप्त की जा सकती है। औद्योगिकरण के द्वारा भी सरकार ने जातियों के बीच व्याप्त असमानता को कम करने का प्रयत्न किया है। हम लोग समझेंगे जाति व्यवस्था में परिवर्तन। जैसा कि जाति की परिभाषा से स्पष्ट है कि जाति एक बंध में कठोर सामाजिक व्यवस्था है तथा इसकी सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है। जातियों के बीच सामाजिक व्यवहार व निषेध व अंतर्व्यवहार संबंधी नियम के द्वारा जाति समूह में विलगता बनी रहती है। लेकिन वैदिक काल से आज तक के ऐतिहासिक तथ्यों को देखने से पता चलता है कि जाति व्यवस्था एक वास्तविकता है जिसके प्रकारों व आंतरिक संरचना में अत्यधिक लचीलापन रहा है। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्रियों के अनुभव से भी ज्ञात होता है कि जाति व्यवस्था की बंद प्रकृति के बावजूद जातिगत पदक्रम एवं इसके प्रतिमानों के समय अनुसार परिवर्तन होते रहे हैं। उदाहरण स्वरूप हम लोग समझेंगे अभी थोड़ा सा यहाँ पर। वैदिक काल में हिंदू धर्म की सांस्कृतिक रीतियाँ कालांतर में निषेध हो गई थी। स्पष्ट पता चलता है कि परिवर्तन सदैव जाति व्यवस्था की निरंतरता का एक पक्ष रहा है यहाँ पर, तथा किसी भी व्यवस्था को ना तो पूर्णतः बंद और ना है खुला माना जा सकता है। जाति व्यवस्था में हुए इन तीव्र परिवर्तनों को मुख्यतः संस्कृतिकरण व पश्चिमीकरण या आधुनिकीकरण की देन माना जा सकता है। संस्कृतिकरण नामक प्रक्रिया जिसमें निम्न हिंदू जाति उच्च जातियों बहुधा द्विज जातियों का अनुसरण करते हुए अपनी प्रथाएं, अनुष्ठान, विचारधाराएं, रीतियाँ एवं जीने का तरीका बदल लेती हैं ने जाति व्यवस्था के अंतर्गत गतिशीलता को घटित होने के लिए प्रेरित किया। वहीं पश्चिमीकरण के तहत वे सारे प्रभाव आते हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान संपूर्ण भारत देश को प्रभावित किया है। अंग्रेजी शासन अपने साथ समानतावाद, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षतावाद की विचारधारा लेकर आया तथा तुलनात्मक रूप से पहले ही अपेक्षा अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था तथा शिक्षा को जाति मुक्त करने की कोशिश की। अर्थात सभी जातियों के लिए इन क्षेत्रों के दरवाजे समान रूप से खोल दिए गए थे। आगे और समझते हैं। कोई भी किसी को जाति, संप्रदाय या धर्म विशेष में जन्म लेने के आधार पर प्रदत्त अवसरों की प्राप्ति से नहीं रोक सकता। अतः भारतीय समाज बंद व्यवस्था से खुली व्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ तथा इस व्यवस्था में रोजगार, शिक्षा, आर्थिक उद्यम, राजनीति आदि के संदर्भ में निम्न वर्गों एवं जाति को सामाजिक गतिशीलता के अधिक अवसर प्राप्त हुए। आगे और समझते हैं। जाति की निरंतरता को समझेंगे। विदित हो कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक अन्य कारकों के साथ साथ संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के चलते भारत के पारंपरिक जो सामाजिक संगठन अनेक परिवर्तन हुए हैं। एक और जहां अंतर्जातीय व्यवहार संबंधी निषेधों में कुछ कमी देखने को मिलती है तो तथा सहभोज प्रतिबंधों, परंपरागत व्यवसाय है, पवित्रता एवं अपवित्रता संबंधी विचारों, सामाजिक संबंधों से संबंधित प्रतिबंधों और जाति पंचायतों की शक्तियों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। तो वही दूसरी तरफ जाति को दो प्रमुख लक्षणों संस्करण व वंशानुगत सदस्यता में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त जाति व्यवस्था में एक परिवर्तन यह हुआ कि निम्न जातियों में अपनी स्थिति सुधारने की होड़ लगी। वहीं उच्च जाति व्यवस्था में अपनी यथार्थ स्थिति कायम करने हेतु संघर्ष हैं। आएंगे और समझेंगे। हाँ, परिणाम स्वरूप ऐसे विरोधाभासी प्रयासों के माध्यम से इन वर्गों में संघर्ष का उदय हुआ। अतः स्पष्ट है कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन एवं निरंतरता साथ चल रहे हैं। पहचान के रूप में जाति की निरंतरता को समझेंगे। प्राय जाति में परिवर्तन के साथ साथ यह पाया गया है कि कुछ कारकों अथवा प्रक्रियाओं कारण ये परिवर्तन ठहर जाते हैं और अचानक ही जाति में स्थिरता या निरंतरता आने लगती है, जिसके कारण जातियां सुदृढ़ता प्राप्त करने लगती हैं, यानी अपनी जाति रूपी पहचान को फिर से हासिल करने लगती हैं। यहाँ पर स्थिरता का जो अर्थ है नहीं है कि जातियां अपनी पुरानी स्थिति को हासिल कर रही हैं, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि कुछ विशेष तबकों में स्थिरता आ गई है। जो स्पष्टता दृष्टिगत जातिगत स्थिरता के लिए जो कारण उत्तरदायी माने गए हैं वे जाति पहचान संबंधी मुद्दे हैं। एक बार और समझेंगे। जाति
जातिगत पहचान को जातिगत संघर्ष, जातिगत लाभ, जाति पंचायतों का संगठित रूप, जाति का राजनीतिकीकरण, जाति संगठन आदि रूप में प्राप्त किया गया है। जाति पहचान मजबूत होने के रूप में हम लोग समझेंगे। कुछ समाजशास्त्रियों विशेषज्ञ के.एम. कपाड़िया ने जाति पंचायत में हो रही परिवर्तनों को स्वीकार किया है, परंतु हाल ही के वर्षों में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा जाति पंचायत में सुदृढ़ता के प्रमाण भी शामिल हैं। आज जाति पंचायत स्वयं को ग्रामीण नैतिकता का अभिभावक सिद्ध कर रही है। उदाहरण के स्वरूप हम लोग हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की खाप पंचायत को ले सकते हैं। ठीक है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। जाति का राजनीतिकरण समझेंगे। लोकतांत्रिकरण के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हासिल हुए आरक्षण ने निम्न जातियों को जाति व्यवस्था में उच्चता की ओर उठने के अवसर प्रदान किए। साथ ही लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया ने उन समूह को भी राजनीतिक सत्ताधिकार और सक्रियता प्रदान की है जिनकी संख्या ज़्यादा है, अर्थात उनकी संख्यात्मक शक्ति अधिक है। हालांकि उनकी इस शक्ति को राजनीतिक रूप से संगठित या लामबद्ध करना आवश्यक, और यह तभी संभव हो सकता है जब लक्षित समूह की जीवन स्थिति समान हो। इस प्रकार की स्थिति निम्न या छोटी जातियों में अधिक देखने को मिलती है। बसपा, सपा, डीएमके जैसे राजनीतिक दल इसके अच्छे उदाहरण हैं। वर्तमान में जाति का इतना अधिक राजनीतिकरण हो चुका है कि राजनीतिक रूप से प्रभावशाली बनने के लिए विभिन्न जाति समूह संगठित कार्रवाई करते हैं। यह कभी कभी संगठित होकर राजनीतिक दल, गुट या पैरोपकार समूह का रूप भी धारण कर लेते हैं। जातिगत संगठनों का उदय हम लोग समझेंगे इधर। जातिगत संगठनों की प्रकृति व स्वरूप जाति से कई रूपों में भिन्न होती है। क्षत्रिय सभा, वैश्य महासभा, जाट सभा, कायस्थ समाज आदि जातिगत संगठनों के उदाहरण हैं। राजनीतिक दलों के रूप में विभिन्न जातियों का उदय भी जातिगत संगठन का उदाहरण है। जैसे उदाहरण हम देखेंगे महाराष्ट्र में मराठा एवं महार, आंध्र प्रदेश में कुंबा और रेड्डी तथा कर्नाटक में लिंगायत या बोक्कालिगा, ये कर्नाटक की जाति वगैरह है। तो कर्नाटक में क्या है, लिंगायत या बोक्कालिगा। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका इधर। ठीक है, चलिए। जातिगत संगठनों का प्रमुख उद्देश्य अपने सदस्यों के हितों की सुरक्षा करना होता है, जिसके लिए वे अस्पताल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज की स्थापना करते हैं, आगे समझते हैं। पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करते हैं तथा छात्रवृत्तियां देते हैं। अपनी कार्रवाई में धार्मिक व राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ने का भी दावा करते हैं। अनुष्ठानिक क्षेत्र या सांस्कृतिक क्षेत्र में ऊंचा दर्जा, आएंगे और समझेंगे इधर, दिए जाने की मांग भी करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात जातिगत संगठन ने राजनीतिक पैरोपकार समूह का रूप भी धारण कर लिया, अतः जातियों का पैरोपकार समूह के रूप में उदय और जातिगत संगठनों की स्थापना राजनीति के क्षेत्र में जातियों की बढ़ती क्या है, संकृतिया का क्या है, घोतक है। और समझेंगे जातिवाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जातिवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जो अपनी जाति के प्रति कर्तव्य को अधिक महत्व देता तथा अन्य जातियों के प्रति उपेक्षा का भाव रखता है। डॉक्टर O.P. शर्मा ने भी इस संदर्भ में कहा है कि अपनी ही जाति के स्वार्थ को सर्वोपरि समझना जातिवाद का सर्वाधिक सरल रूप है, जो इस भावना पर आधारित है कि